4 अप्रैल 2026 की सुबह। जरा सोचिए एक इंसान अपने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से कुछ पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करता है। और उसने नए नियम पढ़ रखे हैं, उसे पता है कि टीडीएस कटने से कैसे बचना है। बिल्कुल। लेकिन जब वो अपना क्लेम सबमिट करने जाता है तो स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आ जाता है। सिस्टम उसका क्लेम रिजेक्ट कर देता है। ओह, और कारण क्या बताता है? कारण ये है कि पोर्टल पर साफ लिखा रहा है, कृपया फॉर्म 15G अपलोड करें। अरे, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से तो सरकार फॉर्म 15G और 15H को पूरी तरह से खत्म कर चुकी है ना। यही तो विडंबना है। मतलब एक ऐसा फॉर्म जो अब कानूनी रूप से अस्तित्व में ही नहीं है, एक सरकारी पोर्टल उसी की मांग कर रहा है। हाँ, ये स्थिति कागज पर बने कानूनों और जो जमीनी स्तर की तकनीक है उसके बीच के टकराव को दिखाती है। नीतियां तो रातों रात लागू हो जाती हैं, लेकिन पुराने सिस्टम्स को अपडेट होने में समय लगता है। सही कहा। और इसी बड़े ढांचागत बदलाव को आज हम द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में डिकोड करने जा रहे हैं। दशकों पुरानी कर व्यवस्था में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। बिल्कुल, फॉर्म 15G और 15H को हटाकर उनकी जगह नया फॉर्म 12A लाया गया है। हाँ, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण स्रोतों का विश्लेषण किया है। आज की हमारी इस चर्चा का आधार सीए क्लब इंडिया, बिजनेस टुडे और जेएम फाइनेंशियल की विस्तृत रिपोर्ट्स हैं। और इसके साथ ही हमने आयकर विभाग के आधिकारिक एफएक्यू और पीएफ निकासी की जमीनी हकीकत दिखाने वाले उस यूट्यूब वीडियो को भी शामिल किया है। एकदम सही। हमारा मिशन सिर्फ इस नए फॉर्म के नियमों को पढ़ना नहीं है, और हम उस तकनीक, उस राडार और उस डिजिटल ट्रैकिंग को समझना चाहते हैं जो इस छोटे से फॉर्म के पीछे काम कर रही है। और जब हम इस बदलाव को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक फॉर्म का नाम या रंग रूप बदलने की बात नहीं है। तो मतलब ये कुछ और भी है। बिल्कुल, ये करदाताओं को पूरी तरह से एक डिजिटल ढांचे के भीतर लाने की रणनीति है। फॉर्म 15G और 15H के साथ सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि वो काम नहीं करते थे। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत उनके वर्गीकरण में थी। मतलब डेटा अलग अलग जगहों पर बटा हुआ था। अच्छा, श्रोता कर गौर करें तो पुरानी व्यवस्था में उम्र के आधार पर एक बहुत ही साफ विभाजन था। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए 15G और सीनियर सिटीजन्स के लिए 15H। हाँ, और दोनों का असल मकसद तो एक ही था ना, कि बैंक को ये बताया जाए कि भाई आय कर मुक्त सीमा से नीचे है, इसलिए टीडीएस मत काटना। बिल्कुल। लेकिन ये उम्र का पैमाना एक बेवजह की उलझन पैदा करता था। इसको इस तरह देख सकते हैं कि जैसे एक ही बड़े हॉल में जाने के लिए उम्र के हिसाब से 2 अलग-अलग दरवाजे बना दिए गए हों। एक युवाओं के लिए और एक बुजुर्गों के लिए। हाँ, और अब सरकार ने समझदारी दिखाते हुए दोनों दरवाजे तोड़ दिए हैं। अब सबके लिए एक बड़ा मुख्य द्वार बना दिया गया है, फॉर्म 121। सही कहा। और इस एकीकरण का सबसे बड़ा फायदा कंप्लायंस के स्तर पर होता है। पुरानी व्यवस्था में बैंक काउंटरों पर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते थे। हाँ, गलत फॉर्म भर देते थे और फिर टीडीएस कट जाता था। बिल्कुल, लेकिन सीए क्लब इंडिया की रिपोर्ट एक और पहलू की तरफ इशारा करती है। वो क्या? जब सरकार किसी प्रोसेस को इतना आसान बनाती है तो उसका मकसद सिर्फ सुविधा देना नहीं होता। अच्छा, तो क्या होता है? सरलीकरण से ना अज्ञानता का बहाना खत्म हो जाता है। आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे फॉर्म समझ नहीं आया इसलिए मैंने गलत जानकारी दे दी। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। सीए क्लब इंडिया के उसी दस्तावेज में नए फॉर्म की भाषा को लेकर भी बात की गई है। पहले बहुत भारी कानूनी शब्द होते थे। बिल्कुल, जैसे असेसी लिखा होता था। आम इंसान तो वैसे ही घबरा जाए। अब नए फॉर्म 121 में इसे हटाकर सीधा नाम कर दिया गया है। और पहले पिछले 6 साल की आईटीआर की डिटेल्स देनी होती थी। अरे हाँ, और अब सिर्फ 2 साल की। देखने में तो लगता है बस कागज कम किए हैं, लेकिन असल में ये फ्रिक्शन को कम कर रहा है। बिल्कुल, ताकि लोग आसानी से सिस्टम में अपना डेटा दर्ज करें। अब जब ये नया दरवाजा खुल ही गया है तो ये जानना भी जरूरी है कि इससे गुजर कौन सकता है। तो इसके नियम क्या हैं? नियम काफी सख्त हैं। सिर्फ भारत के निवासी, एचयूएफ और ट्रस्ट ही फॉर्म 121 भर सकते हैं। मतलब जो एनआरआई हैं या जो कंपनियां हैं वो इसे नहीं भर सकती? बिल्कुल नहीं, वो इस दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। और स्रोतों में एक शर्त पर बहुत जोर दिया गया है, अंतिम कर देनदारी या फाइनल टैक्स लायबिलिटी का 0 होना। हाँ, ये सबसे जरूरी शर्त है। मतलब एफडी का ब्याज, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड की आय या पीएफ निकासी पर टीडीएस बचाने के लिए ये फॉर्म तभी भरा जा सकता है जब आपकी कुल आय पर कोई टैक्स ना बनता हो। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अच्छा, कैसे? कई बार लोग सोचते हैं कि मेरी सिर्फ एफडी की आय लिमिट से कम है तो मैं फॉर्म भर देती हूँ।
वो अपनी सैलरी या पीएफ के ब्याज को जोड़ना भूल जाते हैं। बिल्कुल। अगर सबको मिला के 1 रुपए का भी टैक्स बनता है ना, तो फॉर्म 121 भरना अमान्य है। ये गलत घोषणा करने के दायरे में आता है। बाप रे, इस नियम की सख्ती को हम यूट्यूब वाले उस पीएफ निकासी के मामले से समझ सकते हैं। उस इंसान का क्लेम सिर्फ पोर्टल की वजह से नहीं अटका था। पीएफ के अपने नियम भी तो बहुत कड़े हैं। हाँ, अगर सर्विस 5 साल से कम है और निकासी 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटना तय है। और उसी को रोकने के लिए फॉर्म 121 देना होता है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, ईपीएफओ अभी भी 15G मांग रहा है, तो आम इंसान क्या करे? देखिए, ऐसे ट्रांजिशन फेज में ना व्यवहारिक होना पड़ता है। जब तक ईपीएफओ का पोर्टल ने फॉर्म 121 को स्वीकार करने के लिए अपडेट नहीं हो जाता, तब तक पुराना ही देना पड़ेगा। हाँ, अपना क्लेम पास कराने के लिए वही दस्तावेज दें जो सिस्टम मांग रहा है। विभाग को भी पता है कि इन सब तकनीकी बदलावों में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन एक नियम है जहां कोई छूट नहीं मिलती, और वो है पैन कार्ड का नियम। बिल्कुल, ये बहुत ही सीरियस मामला है। अगर आप पीएफ निकाल रहे हैं या बैंक में फॉर्म 12(1) दे रहे हैं और पैन नहीं दिया, तो पता है पेनल्टी कितनी है? वो 10% वाला नॉर्मल टीडीएस नहीं कटेगा। नहीं, सीधा 34.608% कटेगा। मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट। 1/3 से भी ज्यादा पैसा सीधा जब्त। इस 34% के पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? ये कोई नॉर्मल टैक्स नहीं है, ये एक दंडात्मक दर है। इसका मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है लोगों को मजबूर करना कि वो अपनी पहचान उजागर करें। अच्छा। क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि पैन नहीं देंगे तो बस 20% ही तो कटेगा। हाँ, उन्हें लगता था कि पूरी आय छुपाने के लिए ये एक सस्ती कीमत है। लेकिन अब 34.608% का रेट इस सोच को पूरी तरह खत्म कर देता है। मतलब सिस्टम से बाहर रहकर लेन देन करना अब वित्तीय आत्महत्या के बराबर है। एकदम सही। और यहीं से हमारी चर्चा उस डिजिटल ट्रैकिंग की तरफ मुड़ती है, जो असल में इस नए फॉर्म 121 का सबसे बड़ा मकसद है। हाँ, जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट में इस फॉर्म को सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि सरकार का एक डिजिटल रडार कहा गया है। बिल्कुल, ये अब एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक और डेटा संचालित निगरानी प्रणाली बन चुकी है। और इस प्रणाली की जो रीड है वो है एक 26 कैरेक्टर का यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ही आप फॉर्म 121 जमा करते हैं, ये तुरंत जनरेट होता है। पहले तो बैंक फॉर्म 15G ले लेते थे और वो कागजों में कहीं खो जाते थे ना। हाँ, और विभाग को पता ही नहीं चलता था कि किसने कहाँ टैक्स छूट मांगी है। लेकिन अब जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट बताती है कि ये 26 कैरेक्टर का यूआईएन कोई रैंडम नंबर नहीं है। नहीं, इसमें बहुत अहम जानकारी छुपी है। हाँ, इसमें 3 चीजें हैं। एक सीक्वेंस नंबर, दूसरा टैक्स ईयर और तीसरा सबसे जरूरी बैंक का टैन नंबर। और ये जो टैन नंबर है ना, ये बहुत रणनीतिक है। मतलब? इसका मतलब है कि अब फॉर्म बैंक की तिजोरी में नहीं पड़ा रह सकता। नए नियमों के हिसाब से बैंक को हर महीने की 7 तारीख तक ई फाइलिंग पोर्टल पर इन सभी फॉर्म्स का इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट अपलोड करना ही होगा। ओहो, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अगर बैंक ने कोई टीडीएस नहीं भी काटा है, तब भी डेटा अपलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल, डेटाबेस के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तो ऑडिट साल के अंत में होते थे ना, जब आईटीआर फाइल होती थी। हाँ, पोस्ट फैक्टो चेकिंग होती थी, लेकिन अब सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। तो वो जो पुरानी चालाकी थी कि 15 लाख की एफडी को 3 अलग-अलग बैंकों में 5-5 लाख करके बांट दो और हर बैंक में 15G जमा कराओ, वो लूपहोल अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। क्योंकि एक बैंक को दूसरे बैंक का पता नहीं होता था। बिल्कुल, और इसी लूप होल को खत्म करने के लिए इस यूआईएन को एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस और फॉर्म 140 के साथ जोड़ दिया गया है। मतलब 7 तारीख को जैसे ही बैंकों ने डेटा अपलोड किया, सिस्टम आपके पैन नंबर के जरिए उन सारे यूआईएन को एक सिंगल डिजिटल धागे में पिरो देगा। कमाल है। तो अगर किसी ने 3 बैंकों में फॉर्म 121 भरा है, तो सिस्टम तीनों का ब्याज तुरंत जोड़ लेगा। हाँ, और अगर कुल ब्याज कर मुक्त सीमा से ऊपर गया, तो सरकार का एआई सिस्टम तुरंत अलर्ट दे देगा कि इस इंसान ने झूठा डिक्लेरेशन दिया है। और ये सब उस व्यक्ति के फॉर्म 138 में भी दिखने लगेगा, वो भी बिना किसी इंसान के कुछ किए, सब ऑटोमेटिक। इसीलिए तो इसे डिजिटल रडार कहते हैं। तो सरकार अब सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही है, बल्कि हर एक लेन देन को ट्रैक करके पूरी वित्तीय तस्वीर बना रही है। और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अब तक अपनी आय को टुकड़ों में बांटकर टैक्स बचाते आए हैं। जब सिस्टम इतना स्मार्ट और सख्त हो जाता है, तो इसके जमीनी प्रभाव भी बहुत गहरे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हाँ। बिजनेस टुडे के लेख में एक सीनियर सिटीजन का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी का सालाना एफडी ब्याज 2.8 लाख रुपए है। हाँ।
तो इस आय पर वैसे भी कोई टैक्स तो बनता नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी फॉर्म 121 भरना जरूरी क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो फॉर्म जमा नहीं करते तो बैंक अपनी वैधानिक जिम्मेदारी के तहत उस 2.8 लाख पर टीडीएस काट लेगा। सिस्टम ये नहीं देखेगा कि उम्र क्या है या कुल आय कितनी है, सिस्टम बस ये देखेगा कि फाइल में फॉर्म 121 है या नहीं। और यहीं पर कैश फ्लो यानी हर महीने हाथ में आने वाले पैसे की अहमियत समझ आती है। लोग सोचते हैं कि टीडीएस कट भी गया तो क्या, आईटीआर फाइल करके रिफंड ले लेंगे। तकनीकी रूप से पैसा डूबता तो नहीं है। हाँ, वो पैन नंबर के तहत सुरक्षित रहता है। लेकिन उन रिटायर्ड लोगों का सोचिए जिनका राशन और दवाइयों का खर्च उसी ब्याज से चलता है। हाँ, उनके लिए रिफंड का इंतजार करना बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। टीडीएस कटने का सीधा मतलब है महीने का बजट बिगड़ जाना। तो फॉर्म 121 इसी बजट को सही रखने का टूल है। और इसी संदर्भ में ना कुछ बहुत ही आम लेकिन महंगी गलतियों पर भी बात करनी चाहिए। हाँ, टैक्स हैंडआउट्स में क्या बताया गया है? लोग अक्सर साल के बीच में या एकदम अंत में फॉर्म जमा करते हैं। मान लीजिए कोई अप्रैल में फॉर्म देना भूल गया और जून में टीडीएस कट गया। तो क्या जुलाई में फॉर्म देने से वो कटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। फॉर्म 121 पीछे जाकर काम नहीं करता। ये सिर्फ भविष्य की कटौतियों को रोकता है। जो कट गया वो सिर्फ आईटीआर से ही वापस मिलेगा। और एक दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कुल आय का गलत अंदाजा लगाना। हाँ, लोग बस उसी बैंक की आय देखते हैं जहां वो फॉर्म दे रहे हैं। वो पुराना पीएफ, पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम या किसी शेयर का डिविडेंड भूल जाते हैं। और अब चूंकि ये सारा डेटा यूआईएन और एआईएस के जरिए रियल टाइम में लिंक हो रहा है, तो कोई भी छोटी सी भूल भारी पड़ सकती है। उसे टैक्स इवेजन माना जा सकता है। बिल्कुल। अब वित्तीय स्थिति का 360 डिग्री व्यू रखना होगा। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखें तो ये साफ दिखता है कि फॉर्म ज्यादा होना सिर्फ कागज कम करना नहीं है। ये उस दोहरी उम्र वाली व्यवस्था का अंत है जो सालों से कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम को इतना पारदर्शी बना रहा है कि हेराफेरी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। कंप्लायंस आसान हुआ है लेकिन गलती करने की कीमत बहुत बढ़ गई है। इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात जो श्रोताओं के लिए निकलती है वो ये है कि अगर आपके पास एफडी है या पीएफ निकालने वाले हैं तो इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अपना फॉर्म 21 जमा कर दें। और अगर सिस्टम पुराना फॉर्म मांगे तो फिलहाल वही दे दे, लेकिन आय का हिसाब एकदम सटीक रखें। क्योंकि अब डेटा कहीं भी छुप नहीं सकता, सब कुछ मुख्य धारा में आ चुका है। बिल्कुल। और ये सारी बातें ना एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती हैं। जिस तरह से ये नई व्यवस्था काम कर रही है, जहाँ 26 कैरेक्टर का यूआईएन बन रहा है, रियल टाइम डेटा जुड़ रहा है। हाँ, हर एक ब्याज, हर एक निकासी तुरंत एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही है। सरकार के पास किसी भी इंसान की वित्तीय कुंडली हर सेकंड अपडेट हो रही है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस लेवल की ट्रैकिंग को देखकर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही खत्म हो जाए। मतलब आईटीआर भरना ही ना पड़े। हाँ, जब सरकार के पास यूआईएन, पैन और एआईएस के जरिए हमारा पाई का हिसाब पहले से मौजूद है, तो क्या वो दिन दूर है जब साल के अंत में हमें कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा? ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है भविष्य का टैक्स विभाग सिर्फ एक प्री कैलकुलेटेड बिल भेज दे, या अगर रिफंड बनता है तो सीधे खाते में पैसे डाल दे और कहे हमारे पास आपका सारा हिसाब पहले से है। ये तकनीक और डेटा के एकीकरण की एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। ये बात सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। स्रोतों के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।